Very interesting section C. Question number 3, and this question number 3 having the 4 parts A, B, C, and D. So first we will take part A. Now check the problem. Electric force is 80 Newton on the charge 10 Coulomb. Due to the charge 20 Coulomb, find the electric field intensity. तो इस क्वेश्चन में जो 80 न्यूटन का फोर्स है, ये 80 न्यूटन का फोर्स किसके ऊपर लगा है? ओवर 10 कूलम। किसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है? 10 कूलम पे। और इस फोर्स को लगाने वाला कौन है? दैट इज 20 कूलम। तो ड्यू टू 20 कूलम। तो मैंने जिस बात के लिए आपको अलर्ट किया है बार बार, जब जब इस रिजल्ट पर हम आते हैं और आपको बार बार अलर्ट करते हैं, वो कौन सी बात है? बच्चों ऐसे नहीं सीखना है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इससे तो आप गलती कर दोगे। आपको इस फार्मूले को ऐसे सीखना है, E का मतलब है फोर्स और बेटा Q का मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज। तो हमेशा जो है E इज इक्वल टू F अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है ना? एंड अगेन वी हैव a same situation कि the charge over which the force take place is called the test charge। जिस चार्ज पर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, एंड द चार्ज ड्यू टू व्हिच फोर्स फॉर्म इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है कि जो आपका 10 कूलम है वो कैसा चार्ज है? टेस्ट, और फोर्स कितना है? 80। तो दैट इज द आंसर 8 न्यूटन अपॉन कूलम। अच्छा, अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप गलती कर दोगे। यानी कि अगर कोई इसको ऐसे कर दे E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और F तो दिखाई दे रहा है कि फोर्स ये है, और जरा सा भी कंफ्यूजन हो जाए कि चार्ज कौन सा लेना है, सपोज करो 20 ले लिया तो आप देगा आंसर, ठीक है? तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज दैट इज द रॉन्ग, ये सही बात नहीं है, ठीक है? चलिए बी पर चलते हैं। इसके बी पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी। In the rubbing method 10 electron transfer from one material to the another, then find the charge on the each material। रबिंग में, फ्रिक्शन मेथड में जब हम लोग रबिंग करते हैं तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाते हैं। अच्छा, जिन मटेरियल्स में रबिंग करके चार्ज आ जाता है उनको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके एक से दूसरे में चले गए तो चार्ज क्या होगा? तो सीखा है Q बराबर क्या? प्लस माइनस Ne। भाई एक पर चार्ज क्या होगा? प्लस का Ne, दूसरे पर चार्ज क्या होगा? माइनस का Ne। भाई जिससे चार्ज निकलेंगे वो आपका जो है प्लस हो जाएगा, और जिसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो आपका माइनस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसके पास कैसा चार्ज होगा? प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जिसने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, n कितना है? 10, और E की वैल्यू है 1.6 माइनस का 19। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6 माइनस का 18 कूलम। और इधर सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आंसर तो सेम आएगा, बट इधर वाला आंसर प्लस में आएगा, इधर वाला आंसर कैसा है? माइनस में, ठीक है? ये भी क्वेश्चन सभी ने सही किया है, बट इस वाले को ए को कुछ लोगों ने गलत किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए अपनी स्क्रीन पर, एंड यू ऑल सी द क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट इज द सी, थर्ड क्वेश्चन है सी पार्ट। इफ द रेडियस ऑफ ए गॉसियन सरफेस इंक्लूसिव द चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज? तो एक गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आधा हो गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आप उसको phi से लिखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? चार्ज क्वांटिटी। भाई आपको पता ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है 1/ε0 इनटू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज चार्ज, तो इस पर भी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। फिर अगर आप लॉजिक दोगे सर फार्मूला तो ये होता है, तो फिजिक्स में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आप फार्मूले को देखोगे तो डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे। जैसे आपने देखा कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन I। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है।
तो अगर फार्मूले में लॉजिक लगा रहे हो कि इसमें एरिया आया है तो ये लॉजिक आपका गलत है। जो बेसिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या थी? टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी जो कहीं से किसी एरिया से नॉर्मल तरीके से, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी या जाएगी, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। ठीक है ना? तो वो बेसिक फंडा है, बाकी तो फंडे उसके फॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो सी का आंसर बोर्ड पर लिखा है नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, और इसलिए एरिया को हाफ कर देने से या डबल कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी का आंसर क्लियर है ना? चलते हैं सी के बाद डी। टू स्फीयर ऑफ द सेम मेटल्स इन ऑल द रिस्पेक्ट आर टेकन, मतलब रेडियस वगैरह सब कुछ उसकी सेम है, रेडियस सेम है, मेटल सेम है, शेप और साइज सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक को पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तो वन इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ q कूलम एंड अदर इज गिवन द सेम बट द नेगेटिव चार्ज, व्हिच स्फीयर विल गिव द हायर मास। तो बिल्कुल एक बार फिर से क्लियर हो गई, नेगेटिव चार्ज अगर किसी के पास है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आएगा। एक स्फीयर ये है, उसके जैसा स्फीयर ये है, बट इसके पास में प्लस क्यू है, उसके पास में माइनस क्यू है, मतलब ये गेनर है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और ये क्या है? डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो बेटा अपना मास भी तो ले जाएंगे ना, यानी मास में ये कम होगा और ये मास में क्या होगा? ज्यादा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? स्फीयर विद नेगेटिव चार्ज हैविंग द मोर मास देन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, नाउ वी कंप्लीट द सेक्शन सी। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें? चलो सेक्शन सी हो गया। नाउ वी गो फॉर द सेक्शन डी।